Hello students, today we are going to discuss the last topic of directing chapter, that is communication. आपने पहले भी communication जो है इंग्लिश में भी आता है, ये आपके 9th-10th में communication process. Communication क्या होता है? Communication is the process of exchange of ideas or informations, ठीक है, और something which we need to share with all the employees in the organization so that we should reach on a common understanding. तो यही इसकी डेफिनेशन है. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि सबके पास सेम मैसेज होना चाहिए, क्योंकि अगर सबके पास सेम मैसेज नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, काम देरी से होगा, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा, तो वहाँ पर हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो इफ़ेक्टिवनेस मतलब कॉम्प्लीशन ऑफ द टास्क ऑन टाइम, वो अफेक्ट होगा. तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th-10th में. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के. जैसे सबसे पहले तो सेंडर होता है. सेंडर कौन होता है? सेंडर इज ए पर्सन हु सेंड्स द मैसेज या हु शेयर्स द इंफॉर्मेशन विद सम अनदर पर्सन. तो सबसे पहले कौन आता है? सेंडर, ठीक है. ये आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो पढ़ा था, आपका पता नहीं मुझे. नेक्स्ट है मैसेज. मैसेज इज द कंटेंट और द मैसेज और द इंफॉर्मेशन और द आइडिया और द फीलिंग विच वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन. तो मैसेज क्या होगा? वो कंटेंट है या फिर वो फीलिंग है या आइडिया है या इंफॉर्मेशन है या सजेशन है या एडवाइस है जो हम दूसरों को देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, विच is need to be communicated. नेक्स्ट है एनकोडिंग. एनकोडिंग का मतलब क्या? देखो बेटा, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू ए वर्ड्स और सिंबल्स सो दैट द रिसीवर मे गेट द मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस. यानी कि जो मैं उसे बताना चाहता हूँ वो उसी तरीके से समझे या वही बात समझे. तो मुझे कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करना होगा, वो होता है एनकोडिंग, ठीक है. जैसे हम टीचर्स होते हैं तो टीचर्स उसी लहजे में स्टूडेंट्स को समझाएगा जिसमें वो समझे, जिसमें उनको आसानी हो समझने में, ठीक है. अब छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा समझदार तो नहीं होते क्योंकि इतनी मैच्योरिटी लेवल उन्होंने अटेन नहीं किया होता है. तो हम उन्हें अपनी बात कैसे समझाते हैं, ठीक है, वर्ड्स या सिंबल्स या इशारों से, या इस तरीके से तो होता है एनकोडिंग, ठीक है. तो एनकोडिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू ए सिंबल्स और साइंस सो दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इजीली. मीडिया होता है एक पाथ थ्रू विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस या द मैसेज डिलीवर्ड टू द रिसीवर. रिसीवर तक हमारा मैसेज पहुँचे, उसका जो पाथ जो हमने यूज़ किया, जैसे हम टेलीफोन के थ्रू बात करेंगे या ईमेल के थ्रू बात करेंगे या कोई नोटिस सर्व करेंगे या पोस्ट कार्ड पोस्टर्स या कोई मीटिंग कंडक्ट करेंगे, वो क्या होगा? मीडिया हो जाएगा. डिकोडिंग. अब मेरी बात जो है, जैसे सेंडर ने पहले मैसेज जो कंटेंट है वो तैयार किया, उसको इनकोड किया, यानी कि उन साइंस या सिम्बल्स में कन्वर्ट किया जिससे जो रिसीवर है उसको बात समझ में आए. फिर उसने मीडिया यानी कि पाथ सेलेक्ट किया कि कैसे अपनी बात पहुंचाएगा. जब वो बात रिसीवर तक पहुंचेगी तो रिसीवर उस बात को क्या करेगा? डिकोड करेगा. डिकोड का मतलब क्या होता है? डिकोड का मतलब ये है कि रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज डिलीवर्ड बाय द सेंडर. जो सेंडर है उसने जो भी एनकोडेड वर्ड्स या साइन यूज़ किए होंगे, वो क्या साइन से, वो क्या बात बताना चाहता है, ठीक है, ये काम करना ही डिकोडिंग होता है. ये समझना कि उसके साइन या सिंबल्स या वर्ड्स का क्या मीनिंग है, क्या बात वो कहना चाहता है, रिसीवर उसको डिकोडिंग के थ्रू समझता है. तो रिसीवर को अगर वो बात समझ में आ जाती है तो रिसीवर क्या देता है? फीडबैक. फीडबैक क्या होता है? ये साइंस होते हैं या एक्शंस होते हैं ऑफ द रिसीवर टू मेक इट क्लियर दैट ही और शी हैव रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. जैसे हम क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चे तो कई सारे लाते हैं ऐसे, ठीक है, या जब हम पूछते हैं कि भाई समझ में आया तो कई हाथ ऊपर खड़ा करते हैं या कुछ सर लाते हैं. तो ये सब क्या है? ये फीडबैक है उनका कि उन तक हमारी बात पहुंची और उनको ये बात समझ में भी आई, ठीक है. तो वापस से ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है. लेकिन इस प्रोसेस के बीच में एक डिस्टर्बेंस होती है.
जिसे हम बोलते हैं नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज इज द हिंड्रेंस और द ऑब्स्ट्रक्शन टू द इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी बात सामने वाले तक पहुंचे, इस प्रोसेस में जो बीच में रुकावटें होती हैं या बैरियर्स होते हैं या ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, डिस्टर्बेंस होती हैं, उनको बोलते हैं नॉइज। अब ये कैसे हो सकती है? अगर मान लो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है तो हो सकता है मेरा टेलीफोन कनेक्शन जो है वो ही बेकार है, जैसे फ़िलहाल वोडाफोन सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वोडाफोन में इतनी दिक्कत है, शायद किसी और में हो, कुछ टाइम पहले ये जियो में थी। इसी के साथ मेरा इक्विपमेंट भी तो ख़राब हो सकता है, ठीक है, या सामने वाले का इक्विपमेंट जो उसके पास मोबाइल फ़ोन है या टेलीफोन जो भी है उसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है। इन अटेंटिव लिसनर हो सकता है जिससे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ वो ध्यान ही नहीं दे रहा, या मैंने एनकोडिंग गलत की है, मैंने वर्ड्स और सिंबल्स गलत चुने हैं जो जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है, या वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग, जैसे वर्ड होता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या आता है? मोबाइल चार्ज करना, एक चार्ज शिप की, इसके चार्ज में ये चीज़, ठीक है, चार्ज फाइन चार्ज करना, ठीक है। तो ये सारे चार्ज जो होते हैं मतलब सबका अलग अलग है लेकिन स्पेलिंग सबकी सेम होती है ना। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ सही मायने में वही समझ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या है, नॉइज़ यानी कि डिस्टर्बेंस हो रही है अगर उसने मेरी बात गलत लहजे में समझी है तो। इसके साथ साथ अगर मैं उन जो रिसीवर है उसकी नीड की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे अलग कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी बात समझेंगे क्यों, वो सुनेंगे जब उनकी नीड ही नहीं है। तो ये सारी जो होती है नॉइज़ होती है। तो नॉइज़ क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या डालते हैं? बाधा डालते हैं, कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस या डिस्टर्बेंस जो होती है उसको नॉइज़ बोलते हैं। तो इसके साथ हमारा जो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, उसके बाद आता है मैसेज। मैसेज क्या है? कंटेंट ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, एडवाइस या सजेशंस विच नीड टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर। उसके बाद आता है एनकोडिंग, यानी कि वो जो मैसेज है उसको मैं किन वर्ड्स में, किन साइन से या किस सिंबल से समझा पाऊँगा, उसमें उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जब सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, तो हम उसे डायरेक्ट ए नहीं सिखाते कि ये ए है, पहले हम क्या करते हैं उसको एप्पल की शेप बना कर दिखाते हैं कि भाई ये एप्पल है, इस तरीके से, तो वो समझता है ये एप्पल है। तो उसे पहले एप्पल समझ में आता है, ना कि पहले ए समझ में आता है। तो ये क्या हुआ? एनकोडिंग हुई। हमने अपनी बात उसको समझाने का एक सिंबल तैयार किया, उसे कहेंगे एनकोडिंग। मीडिया है, मीडिया क्या है? पाथ ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच इट टेक्स प्लेस। किस बात के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मैसेज जाएगा? फ़ोन पे जाएगा, या हम टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर कोई ईमेल करेंगे, या कोई लेटर लिखेंगे, नोटिस, पोस्ट कार्ड या एडवर्टीजमेंट, या कोई मीटिंग या गैदरिंग करेंगे, वो सब। डिकोडिंग जो सामने वाला है यानी कि जो रिसीवर है वो हमारी बात को, जो हमने ये वर्ड्स या सिंबल यूज़ किए थे इनका क्या मतलब है, इसको अंडरस्टैंड करना ही क्या है? डिकोडिंग। रिसीवर कौन होता है आपको पता है? फीडबैक, वो बताता है हमें कि उसको बात समझ में आई या नहीं, रिसीव हुआ मैसेज या नहीं। उसके एक्शंस या उसके साइन जो भी वो बनेगा, या फिर उसके जो गेस्चर्स होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं गेस्चर्स, ठीक है। बॉडी के जो एक्शंस होते हैं या हाथों से हम बताते हैं, सर से जो होता है वो गेस्चर्स होते हैं। इसके बाद है नॉइज़। नॉइज़ का मैंने बता दिया कि डिस्टर्बेंस या ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती है, इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहाँ पर वर्ड फॉर्मल आता है ना बेटा, वहाँ पर मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना है? फॉलो करना है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द डिज़ाइन, कह सकते हैं कि चैनल्स जो होते हैं, या फॉर्मल चैनल्स विच आर शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनता है कि कौन किससे मैसेज रिसीव करेगा और किसको मैसेज डिलीवर करना है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमने पढ़ा हुआ है स्केलर चेन सेकंड चैप्टर में, ठीक है। अब स्केलर चेन क्या है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है थ्रू विच मैसेज टेक्स प्लेस, लेकिन उसको हम एमरजेंसी के केस में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, उसे फॉलो नहीं करते। उस एमरजेंसी के केस में हम एक शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं,
उस शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन का नाम क्या होता है? जो पढ़ रहे होंगे उनको पता है, बाकी नहीं पता किसी को। गैंग प्लैंक बोलते हैं टेक्स्ट को। जब ये शॉर्टर रूट हम फॉलो करते हैं इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, सो दैट टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन। स्केलर चेन अगर नहीं आ रहा तो पढ़ लेना, चैप्टर सेकंड में एक इस तरीके का ट्राइंगल शेप बना होगा, उसमें डिफरेंट लेवल्स होंगे लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इस तरीके से होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कभी ए को ई से बात करनी होगी तो वो डायरेक्टली नहीं बात कर सकता। ए को अपनी बात बी से कहनी होगी, बी वही बात सी से कहेगा, सी वही बात डी से कहेगा, फिर ये बात ई तक पहुँचेगी। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें फॉलो करनी है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बहुत क्विक डिसीजन लेना है, इमरजेंसी का टाइम है, तो ये फॉलो करने में तो अगर मान लो ए को आई से बात करनी होगी तो इस तरीके से आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, ए डायरेक्ट आई से बात कर लेगा थ्रू गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, शॉर्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन है विच कैन बी यूज इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। लेकिन इसकी बात ना करें हम, और ये जो मैंने बताया कि फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हमारे एक डिज़ाइन चैनल्स होते हैं या एक फॉर्मल चैनल्स या डिसाइडेड चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उनके थ्रू ही बात करना, उनके थ्रू ही मैसेज डिलीवर करना क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन भी दो तरीके की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हमारा सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करे उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। कब, जब लोअर लेवल पर कोई काम करने वाला व्यक्ति अपने हायर लेवल अथॉरिटी से बात करे। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर किसी एम्प्लॉय को लीव की एप्लीकेशन देनी है तो अपने बॉस को ही देगा ना, तो अपने बॉस से बात कर रहा है यानी कि अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर रहा है तो अपवर्ड। वैसे ही अगर बॉस बात करेगा अपने सबऑर्डिनेट से तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बात आई समझ में। अपवर्ड जब क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट बात करे किससे, बॉस से, अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जब बॉस बात करेगा अपने नीचे वाली पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति से तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। यहाँ पर मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया और यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वैसे ही होता है, मान लो कि सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, वो फाइनेंस मैनेजर बात करता है प्रोडक्शन मैनेजर से। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। अब ये भी क्या है, मैनेजर, और ये भी क्या है, मैनेजर, यानी कि रैंक दोनों की सेम है, पोजीशन दोनों की सेम है, सिर्फ क्या है, डिपार्टमेंट का फर्क है। ठीक है, तो अपनी पोस्ट के इक्वल पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति से अगर मैं बात करूंगा, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन व्हिच टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन्स हु आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम पोजीशन और ऑन द सेम रैंक इन द मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल जो होता है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है इस तरीके से बनता है। क्लियर। तो इनका जो पैटर्न है या जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसे फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, उनकी शेप का हमें पता है, उनके सोर्स का भी हमें पता चल जाता है। सोर्स मीन्स ये बात कहाँ से आई है, यानी कि ओरिजिन क्या है, शुरू कहाँ से हुई, ये बात हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, वो बिल्कुल अलग है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एनी फॉर्मल चैनल्स। वहाँ पर कोई चैनल फॉलो नहीं किए जाते, ना ही कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो की जाती है, किससे बात करनी है या किससे नहीं करनी ऐसा भी कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस तरीके से होता है, कोई कहीं से भी बात कर सकता है किसी से भी, तो इसी को बोलते हैं, पता चल रहा है कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म, पता चला। इसीलिए इस चैनल को बोलते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, पता है किसी को ग्रेप वाइन क्या होती है, क्या होती है? नमस्ते। ग्रेप वाइन होती है अंगूर की बेल। ठीक है, अंगूर की बेल देखी किसी ने,
तो जो वो अंगूर की बेल होती है ना, वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म है, कहाँ कहाँ तक जा रही है, किस रूट को फॉलो कर रही है, हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझी हुई होती है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें कोई पाथ या फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो ही नहीं किया जाता। हम पता नहीं लगा सकते कि ये बात कहाँ से चली है, किसने बोला है ऐसा। तो यहाँ पर र्यूमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, र्यूमर्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जैसे फॉर्मल में आपके स्कूल में अगर छुट्टी होती है तो एक सर्कुलर आता है या आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, ठीक है। वही बात अगर आपको आपस में फ्रेंड्स को पता चल जाए, ठीक है, किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि कल छुट्टी है, तो वो क्या हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन वो अफवाह भी तो हो सकती है। लेकिन स्कूल ने अगर नोटिस सर्व किया है, कोई सर्कुलर भेजा या फिर मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज किया, तो वो अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है स्कूल की, या उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो जेन्युइन पाथ के थ्रू आई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, फ्रेंड को मारोगे थोड़ी है कल छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन स्कूल के ऊपर तो एक्शन ले सकते हैं ना पेरेंट्स, फ्रेंड्स के ऊपर नहीं ले सकते। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं किए जाते, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होती है, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म, ये हम पता नहीं लगा सकते। इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती है और स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत रैपिड होता है, ठीक है। कोई बात टीचर्स को पता लगने से पहले स्टूडेंट को पहले पता लग जाती है कि कल छुट्टी है या कल क्या होगा, कोई फंक्शन है, ये सारी बातें। तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो चिट चैटिंग होती है बिटवीन द पर्सनल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कैंटीन में लोग बैठे हुए हैं और कैंटीन में वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार मैनेजर तो बड़ा रूड है, तो किसी से बात नहीं करता, या फिर कोई सैलरी का इशू है कि भाई सैलरी नहीं आ रही, इस तरीके से। तो ये सारी क्या होगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन वर्कर्स की कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं या सोशल नीड्स कह सकते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए वो आपस में बातचीत करते हैं, उसी बातचीत को हम कह देते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये होगी कि इसमें हमें अगर कोई बात जल्दी से फैलानी हो बहुत सारे लोगों के बीच में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई मैसेज अगर हमें शॉर्ट पीरियड में डिलीवर करना हो तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल को फॉलो करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो फिर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को जो मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर मैं ये एक पर्टिकुलर डिसीजन लूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा। किसी एक से बात की, मैनेजर का मान लो कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जो उसका सबऑर्डिनेट भी है, उससे बात किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं चाहता हूँ ये काम हो जाए, ठीक है, तो उसको पता चल गई ना। अब वही मैनेजर का जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड्स से, यानी कि जो उसके साथ काम करते हैं उनसे शेयर करेगा, उन लोगों का रिएक्शन उसको पता चल जाएगा, वही बात वो मैनेजर को पता चलेगा तो मैं बता देगा, तो मैनेजर को पता चल जाएगा कि मेरे एम्प्लॉइज़ का क्या रिएक्शन होगा इस एक्शन से, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जैसे मैंने बताया नेगेटिव ड्रॉबैक में कि र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं और इसका सोर्स जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सोर्स मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, ये मैसेज किसने कहा, किसने ये बात कही, ये हम पता नहीं लगा सकते। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। With this your communication topic is ended and at the same time directing chapter is also finished. इसमें कुछ barriers to effective communication होते हैं, now they are not in syllabus, although we will discuss it later when school reopens, but अभी हम वीडियो में इतना ही करेंगे। क्लियर? कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।